आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ेंगे लखनऊ की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी की तरफ से गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वाहन व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक अब पार्टी नेता, सांसद, विधायक सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। निर्देशों में साफ कहा गया है कि बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों को सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही सभी नेता अपनी ही कार का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल अब तक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। सांसद, विधायक, एमएलसी बनने के बाद सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। कार्यालय से कार ड्राइवर की सुविधा इस्तेमाल की जाती थी। वहीं अब बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। निर्देशों के मुताबिक प्रदेश पदाधिकारियों को अपने ही वाहन से ही कार्यक्रम में आना जाना होगा। वहीं वाहन व्यवस्था को लेकर किए गए ये बदलाव को लेकर शीर्ष स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और बुलंदशहर से, जहां पर खुर्जा में कांशीराम आवासीय योजना में रहने वाले अनुसूचित जाति के 20 परिवारों ने ईसाई और बौद्ध धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने इन परिवारों को हिंदू धर्म के प्रति समर्पण की शपथ दिलाई। नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता सोनी वाल्मीकि ने बताया कि खुर्जा के कांशीराम आवासीय योजना के तहत कालिंदी कुंज कॉलोनी के पीछे अनुसूचित जाति के सैकड़ों परिवार रहते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिकांश परिवार जगह जगह मजदूरी करते हैं। जानकारी मिली थी कि कुछ परिवारों ने आर्थिक लालच और झूठे लोभ के चलते हिंदू धर्म त्याग कर दिया था। कुछ ने ईसाई तो कुछ ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत ने बताया कि तुलसी दिवस के विशेष मौके पर धर्म वापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे विधि विधान के साथ लोगों को उनके धर्म में वापस लाया गया है। यूपी के चंदौली से, जहां पर अलीनगर थाना क्षेत्र के लोको रेलवे कॉलोनी में एक युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद एसपी सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें एक मकान में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 22 साल है और उसका गला रेत के हत्या कर दी गई है। मौके पे मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा, सीओ द्वारा, सभी के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें सभी एंगल्स को चेक किया जा रहा है। कोई भी लूटपाट की घटना नहीं है, तो कोई जानकारी लग रहा है जिसके द्वारा कार्य किया गया है। तो इसमें जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और कठोर कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई आगे की जाएगी। क्या सर, ऐसा लगता है कि जब दुश्मनी में ऐसा कुछ हरकत किया गया हो, ऐसा क्या देखने से आभास हो रहा है सर? देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें कोई उस तरह की लूट की या कोई चोरी की उस तरह की घटना नहीं है और लगभग शाम की घटना है ये। तो जो लग रहा है कि किसी जानकार द्वारा किसी पर्सनल मामले को लेके ये किया गया है। इसमें पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में नवाबगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से घटना में उपयोग की जाने वाले पिस्तौल सहित कारतूस को भी बरामद किया है। दिनांक 25/12/2022 को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र में कटी तिराहे पर 2 टेम्पो चालकों में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर विवाद के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें राहुल नाम का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। आज दिनांक
26/12/2022 को नवाबगंज पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व 2 कारतूस बरामद किए गए। अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके अभियुक्त गण को न्यायालय पेश करने हेतु भेजा जाए। दिनांक 25 बदायूं में देर रात गेस्ट हाउस में ठहरे युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है कि मृतक युवक युवती को अगवा करने के मामले में फरार चल रहा था। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के लावेला चौक पर स्थित मॉडर्न गेस्ट हाउस में पिछले कुछ दिनों से बरेली जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के 5 एन्क्लेव निवासी अलीम ठहरा हुआ था। बताया जाता है कि अलीम पर एक युवती को अगवा करने का आरोप था। युवती को पुलिस बरामद कर चुकी थी, लेकिन युवक अभी भी फरार चल रहा था। बरेली में पढ़ाई का स्तर देखते हुए सरकारी विद्यालयों पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन गदागंज ब्लॉक के विद्यालय अंबारा मताई में सबसे अलग एक पेशकश सामने आई है। यहाँ के शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा को बदल दिया है। विद्यालय में साफ सफाई से लेकर खेल में पढ़ाई में बच्चों को काबिल बनाने को लेकर काम किया जा रहा है। शैक्षिक स्तर काफी बेहतर है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास की सुविधा देखकर लगता है कि ये विद्यालय किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पर सैनिक स्कूल की तरह ही संचालित हो रही है। गांव अंबार मताई में पहले से अव्यवस्था के चलते अभिभावकों का मोह भी सरकारी स्कूलों से कम हो रहा था, लेकिन इस स्कूल ने यहाँ पर लोगों की इस धारणा को बदल दिया है। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम हो चुकी थी, लेकिन समय बदलने के साथ शिक्षा का स्तर अब सुधर गया है। अब कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर अमीरों के बच्चे भी यहाँ पर दाखिला लेना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक चौरसिया। किस स्कूल में पढ़ते हो? कंपोजिट स्कूल अंबारा मथाई। अच्छा, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनके नाम हम जानते हो कुछ? यस सर। क्या बताना चाहोगे? हम इंडिया की प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मिस्टर योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर मिसेज आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर विजय अशोक कुमार मिश्रा। मैं भारतीय सेना का सैनिक होने के साथ साथ इस विद्यालय का अध्यापक भी हूँ और मैं सेना में चूँकि चाइनीज ट्रांसलेटर के पद पर था। हमारा विद्यालय जब अंग्रेजी माध्यम बना तो मुझे लगा कि मैं भी प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ। अगर मैं चाइनीज़ में गोल्ड मेडल ले सकता हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी में भी गोल्ड मेडल लेने का लायक नहीं बना सकता? तो आज हमारे बच्चे निपुणता की उस सीमा को पहुँच चुके हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार की जो मंशा है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। और हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि मुझे 4 लाइनें शहीद भगत सिंह की बहुत याद आती हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि कमाल है बुज़दिली है अपनी आंखों में ही बस्त होना, जरा सी जुर्रत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती बेईमानियां दिल की, वरना कौन सा खतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। सर, विद्यालय में बच्चों को आप लोग किस तरह से शिक्षा दे रहे थे? शिक्षा पहले तो बहराइच में जिला अधिकारी कार्यालय स्थित राजस्व अभिलेखागार के रिकॉर्ड रूम में लापरवाही बरती जा रही थी। लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अपर जिला अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी के साथ अचानक राजस्व अभिलेखागार का औचक निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान विभाग में अफरा तफरी मच गई। दरअसल डीएम बहराइच को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को नकल देने में जमकर आनाकानी की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी सीधे रिकॉर्ड रूम पहुंच गए। इस दौरान मौके का घंटों तक स्थलीय जायजा लिया गया। जांच के दौरान जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम में तैनात कर्मचारियों की तरफ से बरती गई लापरवाही को लेकर भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई और जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण तलब किया है। जन शिकायतों का निस्तारण
शासन की प्राथमिकता है। उसी क्रम में लगातार मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण विभिन्न विभागों का किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। वहाँ पर समय से नकल न दिए जाने की शिकायत थी। इसकी मुझे पुष्टि भी हुई है और मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ। CRO और ADM साहब को मैंने निर्देशित किया है कि समयबद्ध ढंग से नकलें प्राप्त हों, इसकी व्यवस्था की जाए। यद्यपि कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है, फिर भी शासन की प्राथमिकता के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी समस्याओं का निस्तारण करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम वहाँ पर अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात कर रहे हैं और समय से सभी जो पेंडिंग प्रकरण है उसका निस्तारण करेंगे। जन शिकायतों का निस्तारण। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।